दोस्तों, लर्न विथ विकास के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 हम लोग देखेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। स्तनियों में स्तनियों में श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन व होमोसाइनिन आवश्यक है। पहला कथन बोल रहा है कि स्तनियों में श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन आवश्यक है। तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब ऑक्सीजन को शरीर के एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। तो हीमोग्लोबिन तो आवश्यक है, बट हीमोसाइनिन आवश्यक नहीं है। तो जो है कथन एक गलत होगा। इसमें हीमोग्लोबिन आवश्यक है बट हीमोसाइनिन नहीं होगा। नेक्स्ट कथन कारण आर, श्वसीय रंजक शरीर की कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होता है। तो जो ये श्वसीय रंजक है, यह हीमोग्लोबिन को बोल रहा है, यही श्वसीय रंजक है। मतलब यह जो है जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, इससे ब्लड का रंग लाल होता है। तो यह शरीर से कोशिकाओं व ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होती है। तो कारण आर सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन। स्तनियों में श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन आवश्यक है, लेकिन हीमोसाइनिन की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसीय रंजक शरीर की कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है। तो जब रक्त में ऑक्सीजन पूछ रहा है दोस्तों, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या, मतलब जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी, मतलब जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस समय सांस हमारे क्या चेंजिंग होगा। तो सांस की गति बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन लेने के लिए हम बार बार सांस लेने लगेंगे, जिससे जो है ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में आसानी से पहुंच जाए। तो यही है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। सांस की गति बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति तेजी से हो जाती है। इसका प्रमुख कारण, जब मनुष्य लगातार कार्य करता है या दौड़ता है तो ऑक्सीजन पूरी कोशिकाओं में पहुंच नहीं पाती, जिससे वह हाँफने लगता तथा थकावट महसूस करता है और आराम करने के बाद पुनः स्वस्थ महसूस करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। पूछ रहा है कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। श्वसन में ऊर्जा किस कारण से उत्पादित होती है। तो श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन जो है एटीपी के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। श्वसन में ऊर्जा एटीपी के कारण होता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो कोशिकीय श्वसन एक ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कोशिकाओं में भोजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह एक कैटाबोलिक क्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों ही अवस्थाओं में संपन्न होती है। इस क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को एटीपी नामक जैव अणु में संग्रहित करके रख लिया जाता है, जिसका उपयोग सजीव अपनी जैविक क्रियाओं में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया विधि में निम्नलिखित में से किस गैस की सांद्रता प्रस्वनित तथा उच्छ्वसित वायु में अपरिवर्तित होती रहती है। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ कौन सा ऐसा तत्व जितना जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हवा के साथ कौन सा ऐसा तत्व उतना ही निकलता है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह जो है नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन जितना हम लेते हैं उतना जब सांस हम छोड़ते हैं तो उतना ही हम छोड़ते हैं। तो ये नाइट्रोजन होगा, इसकी मात्रा अपरिवर्तित रहती है। श्वसन प्रक्रिया विधि में नाइट्रोजन गैस की सांद्रता प्रस्वनित
79% तथा उच्छ्वासित 79% वायु में अपरिवर्तित रहती है। श्वसन में अंदर ली गई वायु में O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम से 21% और 0.03% होती है। तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 21% होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो 0.03% होती है। जबकि उच्छ्वास के दौरान बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन 16% एवं कार्बन डाई 4% होती है। तो जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो उसकी मात्रा 4% होती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज को ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो पूछ रहा है कि ग्लूकोज को जब ग्लूकोज का ग्लाइको अपघटन होता है तो उसमें ऑक्सीजन के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन के अणुओं की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इसका ऑप्शन ए होगा, 0 होता है। ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइको अपघटन श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव में होती है। तो जो ग्लाइकोलिसिस होता है या ग्लाइको अपघटन होता है या कोशिका द्रव में होता है, इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों, ग्लूकोज का ग्लाइको अपघटन होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। तो फेफड़ों में पूछ रहा है कि गैसीय विनिमय, जो गैसें आदान प्रदान होता है गैसों का, वह उस स्थल को क्या कहते हैं। तो उस स्थल को अल्विओलाई कहते हैं। अल्विओलाई उस स्थल को कहते हैं। इसका ऑप्शन डी सही होगा, अल्विओलाई। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल अल्विओलाई या वायु कोष्ठिका कहते हैं। वायु कोष्ठिका को श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। तो जो ये वायु कोष्ठिका होती है, यह श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। जब मनुष्य नाक के द्वारा सांस लेता है तो हवा गले में ट्रैकिया नामक अंग में जाती है, जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है। आगे जाकर ट्रैकिया कई भागों में विभाजित होते हैं, जिसको ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं। ब्रोंकियल के अंदर हवा की एक थैली मौजूद रहता है, जिसे ओल्विओली कहते हैं। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो जब उस रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम सांस बहुत तीव्र गति से लेने लगते हैं। जैसे हम कोई परिश्रम करते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं तो उस समय हमारी सांस तेज़ी से हो जाती है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन अधिक चाहिए। तो जितनी बार हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे उतना ही ऑक्सीजन की प्रवेश की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए सांस की गति तीव्र हो जाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी होती है तो मनुष्य तेजी से सांस लेना शुरू कर देता है, जिसके फलस्वरूप श्वसन की गति तीव्र हो जाती है। जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें किस स्तर तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो जो श्वास हम छोड़ते हैं बाहर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है, जबकि नाइट्रोजन इसमें अपरिवर्तित रहता है। नाइट्रोजन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% हो जाती है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। वायुमंडल में प्राकृतिक तौर पर वर्तमान में 0.35% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जबकि मनुष्य सांस छोड़ने के दौरान जिस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है उसमें लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर, तंत्रिका तंत्र। तो पूछ रहा है कि तंत्रिका तंत्र, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं होगा। तो मतलब ऐसा कौन सा अंग है जिसमें सुई चुभाने पर हमें कोई महसूस नहीं होगा। तो त्वचा में होता है, हृदय में होता है, नेत्र में, मस्तिष्क में नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मस्तिष्क। सुई चुभाने पर मानव के शरीर के मस्तिष्क के दर्द
मस्तिष्क को दर्द महसूस नहीं होता है, बल्कि इसे मात्र यह नसों में होने वाले परिवर्तनों से यह संकेत मिल जाता है कि कुछ कुछ घटना हुई, इसलिए शरीर को दर्द महसूस करता है। कि मतलब कि बल्कि इसे मात्र यह नसों में होने वाले परिवर्तनों से यह थोड़ा सा संकेत मिल जाता है कि कुछ ऐसी घटना हो रही है, इसलिए शरीर में दर्द महसूस करता है। मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं होती है। तो पूछ रहा है कि मानव नेत्र का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं, तो वह कार्निया है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, कार्निया। आँखों का सबसे सामने वाला पारदर्शी कांच जैसा हिस्सा कार्निया कहलाता है। कार्निया शरीर का एकमात्र हिस्सा होता है जिसमें रक्त की आपूर्ति नहीं होती। तो कार्निया में रक्त की आपूर्ति नहीं होती है, जिससे इसमें मानव रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। कार्निया के सतह पर आंसू एक महीन परत बनाकर रहते हैं और उसके पोषण के तत्व प्रदान करते हैं। कार्निया में अति सूक्ष्म नसें नर्व होती हैं और वे इसे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग बनाती हैं। जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है। तो जब आँखों में धूल जाती है तो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अंग है जो गुलाबी हो जाता है, फूल जाता है, मतलब सूज जाता है। तो वह जो है नेत्र श्लेष्मा है। तो आँखों के ऊपर और नीचे के पलकों के भीतरी भाग एवं आँख के सामने के भाग में पुतली को छोड़कर एक पतली श्लेष्मा झिल्ली रहती है। इसे नेत्र श्लेष्मा या कंजक्टिवा कहते हैं। यह बाहरी कचरे से नेत्र की सुरक्षा करती है। इसमें संक्रमण होने से सूजन, लालिमा, जलन इत्यादि लक्षण दिखते हैं। इसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। मनुष्य के आँखों में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है। तो मनुष्य के आँखों में जो रंग की अनुभूति होती है वह किसके द्वारा होती है, तो वह कोन सेल द्वारा होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कोन सेल। कशेरुकी जीवों में दृष्टिपटल रेटिना आँख के अंदर एक प्रकाश संवेदी ऊतक परत को कहते हैं। इसमें प्रकाश को ग्रहण करने के लिए 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मानव नेत्रों में रंग और प्रकाश की अनुभूति केवल कोन सेल द्वारा होती है। तो मानव नेत्र में जो प्रकाश या रंग की अनुभूति होती है वह कोन सेल द्वारा होती है। रॉड सेल से अंधेरे की अनुभूति है। तो इसमें जो रॉड सेल होता है इससे हमें अंधेरे की अनुभूति होती है, जबकि कोन सेल द्वारा जो होता है वह प्रकाश या रंग की अनुभूति होती है। रॉड सेल द्वारा अंधेरे की अनुभूति होती है। मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है। तो मनुष्य के शरीर में जो ताप का नियंत्रण करता है वह किस अंग को कहते हैं, मतलब वह कौन सा अंग जो मनुष्य के शरीर के ताप का नियंत्रण करता है, तो वह हाइपोथैलेमस है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। हाइपोथैलेमस शरीर के ताप विनियमन प्रणाली के अन्य भागों जैसे रोमकूपों, पसीनों की ग्रंथियों, रक्त नलिकाओं और त्वचा के साथ शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित होता है। यह शरीर के तापमान के साथ दैहिक कार्य, जठरांत्र संबंधी मार्ग के विनियमन करता है। नींद, जगाना, पानी इत्यादि का काम हाइपोथैलेमस करता है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में किस भाग में अवस्थित होती है। मतलब कब हमें प्यास लगता है या कब हमें भूख लगती है, पूछ रहा है कि मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग जो इसका अनुभव कर पाता है, तो वह जो है हाइपोथैलेमस है। इसका बी सही होगा। परितृप्ति या प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में अवस्थित है। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स का नियंत्रण करते हैं। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम व डाइनसिफेलान में बटा है। सेरिब्रम चेतना शक्ति, बुद्धिमत्ता तथा स्मरण शक्ति का केंद्र है। ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है। तो ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है, तो वह होती है मस्तिष्क की। इसका ऑप्शन बी सही होगा। मस्तिष्क की स्वतः विद्युत गतिविधियों को इलेक्ट्रोडों द्वारा रिकॉर्ड करने वाली प्रक्रिया को इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम कहते हैं।
कहते हैं, जिसे ईईजी कहते हैं। तो ईईजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम। ई से इलेक्ट्रो, फिर ई से इंसेफलो, जी से ग्राम। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम, जिसे ईईजी कहते हैं। यह मस्तिष्क, इससे बिना मस्तिष्क को भेदे मस्तिष्क की विभिन्न रोगों का ज्ञान हो सकता है। तो मतलब मस्तिष्क का बिना भेदे हुए इससे जो है मस्तिष्क का कौन सा रोग है उसका हम पता कर सकते हैं ईईजी तकनीकी द्वारा। जैसे मिर्गी, मस्तिष्क के संक्रामक रोग, मस्तिष्क की टीबी, मस्तिष्क का कैंसर, मस्तिष्क के कृमि रोग इत्यादि को ईईजी द्वारा हम पता लगा सकते हैं। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्राप्य अंग कौन सा है? तो मनुष्य का ऐसा कौन सा अंग है जो हानिकारक विकिरणों से सबसे कम प्रभावित होता है? तो वह है मस्तिष्क। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग मस्तिष्क है। सबसे अधिक प्रभावित अंग आँख होता है। तो सबसे कम प्रभावित अंग मस्तिष्क होता है एवं सबसे अधिक प्रभावित अंग आँख होता है। इसके बाद हृदय, आंत इत्यादि। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो पूछ रहा है कि आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा, जो नॉर्मली कैमरा होता है, उसकी तुलना आँख के रेटिना के किस भाग से कर सकते हैं? तो वह जो है फिल्म से कर सकते हैं। इसका ऑप्शन ए होगा, फिल्म। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे की फिल्म भाग से तुलना की जा सकती है। रेटिना नेत्र का भीतरी तंत्रिका स्तर है। यह अनेक परतों का बना होता है जिनकी रचना तंतुओं, तंत्रिका, कोशिकाओं, शलाकाओं और शंकुओं से होती हैं। दृष्टि शलाकाएं मंद प्रकाश में प्रकाश और अंधेरे का ज्ञान कराती हैं। इसके विपरीत दृष्टि शंकु कोन्स तीव्र प्रकाश में वस्तुओं और विभिन्न रंगों का ज्ञान कराती हैं। तो वस्तुओं और विभिन्न रंगों का ज्ञान जो है शंकु कोन्स करवाता है, जबकि दृष्टि शलाकाएं रॉड्स मंद प्रकाश में प्रकाश और अंधेरे का ज्ञान करवाती हैं। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? तो वो आँख है, जबकि सबसे कम प्रभावित अंग मस्तिष्क होता है। मानव शरीर के सभी अंगों में आँख एक ऐसा अंग है जो कि हानिकारक विकिरणों में सर्वाधिक सुप्रभाव्य है। उदाहरणार्थ, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के प्रति मनुष्य की आँखें सर्वाधिक संवेदनशील होती हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो पूछ रहा है कि मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए भी जिम्मेदार है, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए भी जिम्मेदार है, शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है। तो उपयुक्त तीनों के लिए। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। चूँकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर की इन क्रियाओं का हार्मोनों द्वारा नियंत्रण करती हैं, इन सभी का नियंत्रण संदेश भेजने का कार्य मस्तिष्क करता है। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है मानव मस्तिष्क के बारे में तो पूछ रहा है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो हाँ दोस्तों, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होता है। कथन दो है, यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो हाँ, यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो इसका एक और दो दोनों सही होगा। तो एक और दो दोनों सही है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, हृदय गति का नियंत्रण तथा मानव व्यवहार को भी नियंत्रण में रखता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। मिलान करना है इसमें से। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें जो है एक ही युग्म सही सुमेलित है, उस युग्म के बारे में हमें देखना है और बाकी सही सुमेलित नहीं है। तो कार्डियोलॉजी का दोस्तों संबंध जो है हृदय से होता है। कार्डियोलॉजी का संबंध हृदय से होता है, इसका श्वसन तंत्र से नहीं होता। तो कार्डियोलॉजी का संबंध हृदय से होता है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का संबंध पेट और आंत से होता है। तो इसका संबंध पेट से होता है या आंत से,
या आंत से इसका संबंध होता है। यूरोलॉजी, यूरोलॉजी का संबंध दोस्तों मूत्र तंत्र से होता है, तो इसका संबंध पेशाब से होता है या मूत्र तंत्र से होता है, यूरोलॉजी का संबंध। फिर न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी का संबंध तंत्रिका तंत्र से होता है, तो यही डी वाला सुमेलित है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर कंकाल तंत्र। मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण होती है? तो मनुष्य में जो मांसपेशियों या हम अधिक एक्सरसाइज कर लेते हैं या वर्कआउट कर लेते हैं तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड की जमावट हो जाती है, जिससे हमें थकावट महसूस होती है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल की अधिक मात्रा जमा हो जाने के कारण पेशियों में संकुचन नहीं हो पाता, इसी को थकावट कहते हैं। जब विश्राम किया जाता है तो धीरे धीरे लैक्टिक अम्ल ऑक्सीकृत होकर पाइरुविक अम्ल में बदल जाता है। तो जब हम विश्राम करते हैं तो लैक्टिक अम्ल ऑक्सीकृत होकर के पाइरुविक अम्ल में बदल जाता है, जिससे थकावट समाप्त हो जाता है। मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या 206 होती है। मनुष्य के अस्थियों द्वारा निर्मित अंतः कंकाल तंत्र में कुल 206 अस्थियां होती हैं, जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियां होती हैं। तो जब मनुष्य शिशु अवस्था में होता है तो उस समय अस्थियों की संख्या 300 होती हैं। जब वह बड़ा हो जाता है, किशोरावस्था में हो जाता है, तो उसमें हड्डियों की संख्या 206 होती हैं। समस्त अस्थियों में सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस कान की होती है। तो सबसे छोटी जो हड्डी होती है वह कान में होती है, जिसका नाम स्टेपिज होता है, तथा सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर होती है, जो कि जांघ में होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होती है तथा सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान में होती है। स्टेपिज नाम है, तो अभी ऊपर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टेपिज एक अस्थि है जो कान में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। स्टेपिज एक अस्थि का नाम है जो मध्य कान में पाई जाती है। यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यह इनकस तथा फेनेस्ट्रा ओवैलिस को जोड़ती है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी आवश्यकता शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए नहीं होती है? तो इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका निर्माण अस्थि के निर्माण में यूजफुल नहीं होती है? तो वह जो है सोडियम है। कैल्शियम का यूज अस्थि निर्माण में होता है, फास्फोरस का होता है तथा विटामिन डी का होता है, जबकि सोडियम का नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। सोडियम की आवश्यकता शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए नहीं होती है। शरीर में स्वस्थ अस्थियों के निर्माण एवं विकास के तत्वों में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी एवं मैग्नीशियम, ये 4 तत्व पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? तो वह जो है चमड़क होता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, चमड़क। कृंतक, अग्र चमड़क, चमड़क, मोलर, रदनक में मोलर चमड़क, इसको विजडम टीथ कहा जाता है। तो जो रदनक में मोलर होता है, चमड़क होता है, इसको जो विजडम बुद्धिमत्ता का दांत कहा जाता है, और यह 17 से 25 वर्ष में आता है। पेशी थकान के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जो पेशियों में थकावट होती है तो उसके लिए उत्तरदायी क्या है? तो वह जो है लैक्टिक अम्ल है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं, तो क्योंकि हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का कलेक्शन हो जाता है। फिर जब हम आराम करते हैं या ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं तो यह लैक्टिक एसिड ऑक्सीकृत होकर के पाइरुविक अम्ल में चेंज होता है। तो यह जब पाइरुविक अम्ल में चेंज होगा तो हमें जो है रिलैक्स महसूस होता है। तो जो थकान का उत्तरदायी होता है वो लैक्टिक एसिड होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। मानव शरीर में 500 से अधिक पेशियां होती हैं। पेशियां प्रेरक उपकरण का सक्रिय भाग हैं। इनके संकुचन के फलस्वरूप विभिन्न गतिविधियां होती हैं। लंबे समय तक कठोर कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होता है। तो जब हम लोग रेस्ट करते हैं तो यह लैक्टिक एसिड पाइरुविक एसिड में चेंज हो जाता है ऑक्सीकृत होकर के, जिससे हमें रिलैक्स महसूस होता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो वह होती है जबड़े में। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में पाई जाती हैं।
हमारे शरीर में अस्थि तंत्र तथा बाह्य त्वचा के बीच अधिकांश भाग मांसपेशियों से निर्मित होता है। कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। यह एक संकुचनशील ऊतक है जिसकी कोशिकाएं लंबी तंतुओं के रूप में होती हैं। मनुष्य में कुल 639 पेशियां हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में पेशियों की संख्या 639 होती है, जिनमें सर्वाधिक पेशियां पीठ पेशियां होती हैं, 180 पेशियां होती हैं। निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम फास्फेट? तो कैल्शियम फास्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम के यौगिक होते हैं। कैल्शियम हड्डियों, अंडे के छिलके एवं शंख का मुख्य अवयव है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम है। तो दूध में अगर सबसे अधिक मात्रा में कोई तत्व पाया जाता है तो वह कैल्शियम है। कैल्शियम फास्फेट ही हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए उपयोगी होता है। तो कैल्शियम फास्फेट हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कान में पाई जाती है। कान के अंदर पाई जाने वाली स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है, जबकि फीमर मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। ओमर फेसियल में पाई जाती है, जबकि मैलियस और इनकस जोड़े के रूप में पाई जाने वाली कान की हड्डियां होती हैं, जो स्टेपीज से बड़ी होती हैं। कान में कुल मिलाकर के 6 हड्डियां होती हैं। 3 जोड़ी होती हैं, 3 हड्डियां एक कान में, 3 हड्डियां दूसरे कान में होते हैं, जिनका क्रम मैलियस, इनकस, स्टेपीज। तो यही 3 हड्डियां होती हैं। पहले का नाम मैलियस होता है, दूसरे का नाम इनकस होता है, तीसरे का नाम स्टेपीज होता है। प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं। तो जो इलास्टिक होते हैं, जो मतलब इधर उधर मुड़ सकते हैं, ऊतक जो टिश्यू होते हैं और जो हड्डियों से जुड़े होते हैं, जब टिश्यू हड्डियों से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्नायु या लिगामेंट। लिगामेंट या तंतुमय संयोजी ऊतक है। यह सहअस्थियों के जोड़ों जॉइंट को जोड़ने का कार्य करता है, जिससे मनुष्य के विभिन्न अंग आसानी से घूम सकते हैं। वयस्क मानव में होती हैं। तो पूछ रहा है वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां होती हैं। वयस्क मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जबकि जन्म के समय शिशु में लगभग 300 अस्थियां पाई जाती हैं। वयस्क होने पर शरीर में 94 हड्डियां आपस में संगलित फ्यूज हो जाती हैं। अस्थियों में ओसिन तथा कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों, जो हड्डियां होती हैं उसमें 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। पहले प्रोटीन को ओसिन कहते हैं एवं दूसरे प्रोटीन को कोलेजन कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड एंड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हीमोग्लोबिन क्या है? तो पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या है? विटामिन है, एंजाइम है, एक गोलाकार प्रोटीन है। तो यह एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक गोलाकार प्रोटीन है। रुधिर वर्णिका या हीमोग्लोबिन पृष्ठवंशियों को लाल रक्त कोशिकाओं और कुछ अपृष्ठवंशियों के ऊतकों में पाया जाने वाला लौहयुक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। तो यह जो लौहयुक्त ऑक्सीजन होते हैं उसका यह ट्रांसपोर्ट करता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों या गिलों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो शरीर के शेष भागों से, फेफड़ों या गिलों से शरीर के शेष भागों तक ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, जहां वह कोशिकाओं के प्रयोग के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। गति प्रेरक का कार्य क्या है? तो पूछ रहा है कि गति प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो गति प्रेरक को इंग्लिश में पेसमेकर बोलते हैं। तो जब हृदय का स्पंदन बहुत स्लो हो जाता है तो उसको स्पीड देने के लिए हम गति प्रेरक या पेसमेकर का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। यह हृदय स्पंदन को सामंजित करता है। गति प्रेरक का कार्य हृदय को सामंजित करना है। इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असामान्य गति से कार्य करने लगता है, जब स्पंदन दर 72-80 पर मिनट से 30
और 40 बार धड़कता है, तो इसको 72 से 80 पर लाने के लिए पेसमेकर का उपयोग करते हैं। जो पहुंच जाती है तो गति प्रेरक उसे 72 से 80 स्तर तक लाता है। निम्नांकित में कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो वह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो मुख्यतः मोटर गाड़ी के ईंधन जलने पर निकलती है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकता है। अंततः इससे आदमी की मौत हो सकती है। ज्ञातव्य है कि हीमोग्लोबिन एक लाल रक्त कण के कोशिका द्रव्य में एक प्रोटीन, वर्णक और लोहा से बनता है। इसका मुख्य कार्य रक्त संचालन क्रिया के दौरान फुफ्फुस से O2 ऑक्सीजन ग्रहण करना और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है तथा पुनः ऊतकों तक पहुंचने पर ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ऊतक ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन के संचालन का कार्य करता है। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो ऐसा कौन सा रेडियो तत्व है जिसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति का मापन करने में करते हैं? तो वह जो है रेडियो एवं सोडियम आयन है। तो रेडियो सोडियम का प्रयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है। रेडियो सक्रिय फास्फोरस का उपयोग अस्थि रोगों के इलाज में होता है। तो जो फास्फोरस का उपयोग होता है वह अस्थि रोगों के इलाज में किया जाता है, जबकि रेडियो सक्रिय आयोडीन का उपयोग थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार ज्ञात करने में किया जाता है। रेडियो सक्रिय आयरन का उपयोग एनीमिया, रक्ताल्पता रोग ज्ञात करने में करते हैं। तो रेडियो सक्रिय आयरन का उपयोग एनीमिया की ज्ञात करने में करते हैं तथा रेडियो सक्रिय आयोडीन का उपयोग थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार के लिए करते हैं। फास्फोरस का उपयोग रोगों के इलाज में करते हैं। अस्थि रोगों के इलाज में फास्फोरस का उपयोग करते हैं तथा थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन का उपयोग करते हैं एवं जो है एनीमिया, रक्ताल्पता के लिए आयरन का उपयोग करते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो वह पोटेशियम है। पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि इसके अच्छे स्रोत हैं। तो पोटेशियम का उपयोग जो है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करने के लिए करते हैं, जबकि पोटेशियम का जो स्रोत है वह मांस होता है, मछली होता है, अनाज होता है, फल होता है, सब्जियां होती हैं। सोडियम का उपयोग होता है वह रक्त दाब नियंत्रित करने में किया जाता है तथा यह जल का संतुलन बनाए रखता है। लवण, मांस, मछली, अंडा, दूध सोडियम के अच्छे स्रोत हैं। तो सोडियम के अच्छे स्रोत मांस, मछली, अंडा, दूध सोडियम के अच्छे स्रोत होते हैं। लोहा मानव के पौष्टिक भोजन का अनिवार्य तत्व है। लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। इसकी कमी से अरक्तता रोग होता है। यकृत इसका सर्वोत्तम स्रोत है। इसके अतिरिक्त अंडा, पालक, मेथी, अनाज, मेवे लोहे के स्रोत हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है, मतलब दो कथन दिए गए हैं, इसमें से विचार करना कौन सा सही है कौन सा गलत है। कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग करते हैं। तो जब कोई हमारा अंग कट जाता है तो उसमें से ब्लड बहने लगता है, तो उसको रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग करते हैं। क्या यह कथन सही है या गलत है, वही पूछ रहा है।